नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो करंट अफेयर बनाई गई उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज क्लासेस व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, उस पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो यहाँ पर पहली ये घटना जो दी है, इसमें दिया है किस राज्य में ओकेन्सर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चालू किया गया। तो इसमें कहाँ पे चालू किया गया, तो मध्य प्रदेश में इसको चालू किया गया 8 अगस्त 2024 को, याद रखिएगा। अगर बात करें ये कितने मेगावाट का संयंत्र है, तो ये जो है कितने मेगावाट का है, तो 90 मेगावाट का संयंत्र है, याद रखिएगा। 90 मेगावाट का संयंत्र है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसे किस कंपनी ने शुरू किया, तो इसे किस कंपनी ने शुरू किया, तो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया। तो ये कंपनी भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है किस विश्वविद्यालय ने विमानन क्षेत्र में अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो ये किसने शुरू किया, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने शुरू किया। किसने शुरू किया, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने 5 से 7 अगस्त 2024 के बीच शुरू किया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया, तो ये जो है एशियाई परिवहन विकास संस्थान द्वारिका नई दिल्ली से शुरू किया गया। ये स्थान भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरू किया गया, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हाल ही में उत्तर प्रदेश बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़ी परियोजनाओं का परिचालन शुरू किया गया, तो ये कब शुरू किया गया, 6 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। अब कितने रुपए हैं इसमें, तो 920 करोड़ रुपए से जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की जो है परियोजना 4 परियोजनाएं हैं, उसमें ये 920 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस मिशन के तहत शुरू किया गया, जो ये जो है परियोजनाएं किस मिशन के तहत शुरू की गई, तो यह नमामि गंगे मिशन 2.0, याद रखिए किस मिशन के तहत शुरू की गई, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया ये परियोजनाएं कहाँ से कहाँ अवस्थित हैं, तो यहाँ जो ये परियोजनाएं अवस्थित जो है उत्तर प्रदेश में बरेली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बिहार में मुंगेर। तो ये जो है यहाँ पे अवस्थित हैं। 4 परियोजनाएं हैं, 4 ही जिले हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में देश में कुल कितने अंग प्रत्यारोपण किए गए, तो ये कितने किए गए, तो ये रिपोर्ट जो जारी होती है वो 3 अगस्त 2024 को जारी होती है। और कितने किए गए, तो 18,378 किए गए अंग प्रत्यारोपण, मतलब जो है एक दूसरे से ट्रांसफर किया गया, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे, तो अंगदान जो मृत व्यक्ति हैं उनके द्वारा अंगदान के मामले में कौन से राज्य जो हैं वो शीर्ष पर रहे, ये पूछा है प्रश्न में। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला जो रहा है शीर्ष पे तेलंगाना रहा है, फिर तेलंगाना में 252, फिर तमिलनाडु कर्नाटक दोनों 178 पे रहे, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किडनी प्रत्यारोपण में कौन से राज्य अग्रणीय रहे, तो किडनी में सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। कितना, तो 2576, तमिलनाडु में 1633, महाराष्ट्र में 1305। फिर आगे बात करते हैं हृदय प्रत्यारोपण में कौन सा राज्य आगे रहा है, तो ये तमिलनाडु रहा है। हृदय में तमिलनाडु रहा है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य किडनी में टॉप पे रहा है और हृदय में कौन सा राज्य जो है टॉप पे रहा है, तो ये प्रश्न बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें 18 वर्ष तथा अधिक उम्र के जीवित व्यक्ति किन अंगों का दान कर सकते हैं, तो किन अंगों का दान कर सकते हैं, तो केवल किडनी यकृत का एक भाग जो है दान कर सकते हैं, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया मानसिक रूप से मृत व्यक्ति किन अंगों का दान कर सकते हैं, तो ये किन अंगों का दान कर सकते हैं, तो हृदय, दोनों फेफड़े, यकृत, दोनों किडनी, अग्नाशय और छोटी आंत का जो है कर सकते हैं। अधिकतम जो कर सकते हैं वो 8 अंग दान कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। अधिकतम संख्या याद रखिएगा, जो 8 जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको दान कर सकते हैं। कैसे व्यक्ति, तो मानसिक रूप से मृत जो हैं वो दान कर सकते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है प्राकृतिक हृदय मृत्यु के बाद कौन सा अंग दान किया जा सकता है, तो ये जो है केवल ऊतक
ऊतक दान किया जा सकता है। आगे बात करते हैं जीवित व्यक्तियों द्वारा अंग दान के मामले में वर्ष 2023 में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही। तो महिलाओं की जो भागीदारी रही है वो 63% रही है। याद रखिए 63% जो रही है जीवित व्यक्तियों द्वारा अंग दान के मामले में वर्ष 2023 में महिलाओं की भागीदारी पूछी है तो महिलाओं की जो है 63% है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वर्तमान में अंग प्रत्यारोपण कॉर्निया प्रत्यारोपण में भारत का स्थान क्रमशः कौन सा है। तो भारत का तीसरा है और दूसरा है, याद रखिएगा। दोनों कैटेगरी में भारत का तीसरा और दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। आगे बात करें किसने QCI स्वराज मानता रैंकिंग फ्रेमवर्क पेश किया। तो ये जो पेश किया गया है वो 6 अगस्त 2024 को पेश किया गया। किसने पेश किया? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद ने पेश किया, याद रखिएगा। फिर इसी में बात करें इसे कितने स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। तो 4 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया। किसमें? तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समृद्धि में और सुशासन में। तो आगे बात करते हैं शिक्षा में जो है रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पे रहा है। तो जो है कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं शिक्षा रैंकिंग में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष। तो ये जो है दिल्ली रहा है शीर्ष पे शिक्षा की रैंकिंग में, याद रखिए। जो 4 जो कैटेगरी बनाई गई हैं उसमें जो शिक्षा में अगर राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश पूछे यूनियन टेरिटरी पूछे तो दिल्ली है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य श्रेणी में आयुष्मान आरोग्य योजना में पूर्ण प्रमाणन के साथ शीर्ष स्थान पर कौन से राज्य। तो ये जो है शीर्ष स्थान पे छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। तो ये जो राज्य हैं वो शीर्ष पे रहे, याद रखिएगा। किसमें? तो आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उक्त श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो ये जो है चंडीगढ़ रहा है, याद रखिएगा 100%। जम्मू कश्मीर जो रहा है 71.43%। फिर स्वास्थ्य श्रेणी में मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लेब्स रैंकिंग में सबसे आगे कौन से राज्य। तो यह जो तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। मतलब मेडिकल जो टेस्टिंग लेब है उसमें जो है शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु रहा है और महाराष्ट्र रहा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उक्त श्रेणी में कौन से केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर। तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा शीर्ष पे। तो ये जो है दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है। दिल्ली है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे श्रेणियों में पूछे जा सकते हैं अलग अलग केंद्र शासित में भी राज्यों में, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं समृद्ध श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन से राज्य। तो ये जो है शीर्ष स्थान कौन से राज्य का है। तो ये जो है गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे समृद्ध में श्रेणी में अगर कैटेगरी में देखा जाए तो गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है। ये कौन से राज्य हैं? केंद्र शासित प्रदेश में अलग है, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, महत्वपूर्ण बन जाती हैं। फिर आगे बात करते हैं उक्त श्रेणी में कौन से केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर। तो यह जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, ये पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया। तो 5 अगस्त 2024 को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो ये जो है झारखंड ने लॉन्च किया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है किस राज्य ने शुरू किया ये पोर्टल। तो झारखंड सरकार ने शुरू किया। आगे बात करते हैं भारत में सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए वैश्विक अग्रणी कंपनी थेल्स ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये कौन सी कंपनी है? तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई की है, याद रखिए। इसके साथ जो है समझौता किया जुलाई 2024 में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत ने किस देश से लगी सीमा की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो ये जो है किसकी निगरानी के लिए। तो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा जो है भारत से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो इसी के लिए जो है निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया। अब इसकी समिति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस समिति के बारे में अगर चर्चा करें तो इस समिति की अध्यक्षता किसने की। तो इस समिति की जो अध्यक्षता की है वो रवि गांधी ने की है। ये क्या है? तो अपर महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमांड, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में किस किले की दीवार भारी बारिश के से ढह गई। तो ये जो है किससे ढह गई। तो जैसलमेर का जो किला है उसकी ढह गई। ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा।
फिर आगे बात करते हैं ये किस पत्थर से निर्मित है, तो ये जो है पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं इस किले को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है सोनार किला और स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है, जैसलमेर जिला है राजस्थान का, वहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। इसको सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें इसी में इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, तो ये वर्ष 2013 में घोषित किया गया था, मतलब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, याद रखिएगा। 12वीं सदी में इस किले का निर्माण किसने किया था, तो ये जो है राजा रावल जैसल में किया था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय के अनुसार भारत में जनवरी मई 2024 की अवधि के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, मतलब यहाँ पे ये पूछा है कि जनवरी से मई तक का जो अगर समय देखा जाए तो उसमें जो है विदेशी कितने अपने भारत आए हैं पर्यटक के रूप में, तो ये कितने आए, तो 40.72 लाख लोग आए हैं, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो यूपी के 5 जिलों में अगर देखा जाए तो टॉप पे जो यूपी पे रहा है इस बार वो कौन सा रहा, तो अयोध्या में सबसे ज़्यादा आए हैं, याद रखिएगा। विदेशी लोग जो आए हैं सबसे ज़्यादा अयोध्या में आए हैं, याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि यूपी में भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं किस मामले में अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण का फैसला सुनाया गया, तो ये जो है दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य। फिर बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया, तो ये जो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है PwC इंडिया लिमिटेड के साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की, तो ये किसके साथ साझेदारी की, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के साथ जो है साझेदारी की है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 6 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया, तो ये जो है अनुच्छेद 311 के तहत, याद रखिएगा। कब किया, तो अगस्त 2024 में किया, याद रखिएगा। जो 6 कर्मचारी थे जिनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया, तो वो किससे जुड़े थे, तो पाकिस्तान का एक संगठन है तो उससे जुड़े हुए थे, इसलिए उपराज्यपाल ने, जो कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कार्यकाल समाप्त कर दिया है, याद रखिएगा। ये कौन सा संगठन है पाकिस्तान का, तो नार्को टेरर नेटवर्क है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में अभी चुनाव चल रहे हैं, याद रखिएगा, विधानसभा का। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो टोटल जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर की वो 124 हैं, 124 सीटें, याद रखिएगा। लेकिन चुनाव कितने पे हो रहा है, तो चुनाव जो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, वो 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 90 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी चुनाव हो रहा है। अब चुनाव ये और सीटों पे क्यों नहीं कराया जा रहा, क्योंकि ये जो है आधी जो सीटें जो लगती हैं इसमें कुछ सीटें वो हैं वो पाकिस्तान में लगती हैं, मतलब पाकिस्तान अधिकृत है, इसलिए वो है 90 सीटों पर ही चुनाव कराया जा रहा है। मैंने एक वीडियो डाली है, हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के भी चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। नई अपडेट आएगी तो उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी। आइए आगे बात करते हैं, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन, तो ये जो है मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए मनोज सिन्हा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस राज्य की विधानसभा द्वारा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में पारित किया गया, याद रखिएगा। 30 जुलाई 2024 को महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे क्यों किया गया, तो ये जान लेते हैं। इस विधेयक में क्या है, तो नए विधेयक में किसी महिला को धोखा देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने की सज़ा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ये जो है आजीवन कर दिया गया। मतलब कोई ऐसी महिला है जिससे धोखाधड़ी देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके मतलब शादी कर ली तो उसको जो है आजीवन की सज़ा होगी, याद रखिएगा। आगे बात करें इसके साथ पूर्व विधेयक में क्या प्रावधान था, तो इसमें जो था 10 साल की जो थी 10 साल की जेल थी और क्या था 50,000 जो था वो जुर्माना था, लेकिन अब क्या है आजीवन कर दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में कितने नए विरासत स्थलों को सूची में शामिल किया गया,
तो ये जो होती है वो 31 जुलाई 2024 को होती है, याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण ये बन जाता है इसमें कितने शामिल किए गए, तो 26 स्थल जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। मतलब पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 26 स्थल शामिल किए गए। अब 26 स्थल शामिल किए गए और जान लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करें इसके बारे में तो इस स्थल में इस सत्र के दौरान कौन सा देश विश्व धरोहर अभिसमय मतलब वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला 146वां देश बना है, तो ये जो है नॉर्वे बना है। नॉर्वे बना है 146वां देश, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं 26 नए स्थलों के साथ विश्व में कुल विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई, तो ये जो है 1223 हो गई है। 1223 स्थल हो चुके हैं पूरे विश्व में, याद रखिएगा। अभी भारत की भी बात करेंगे, रुकिएगा। ये विरासत स्थल कितने देशों में फैले हुए, तो 168 देशों में फैले हुए हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 168 देशों में फैले हुए हैं। आगे बात करते हैं 26 नए विरासत स्थलों की किन किन श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया, तो जो है 20 स्थल जो है वो सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक स्थल जोड़े गए, और 5 जो है प्राकृतिक स्थल जोड़े गए, और 1 जो है मिश्रित स्थल जोड़ा गया। मतलब जो 26 स्थल जोड़े गए उसमें 20 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, और 5 जो है कौन से, तो प्राकृतिक स्थल है, 1 जो है मिश्रित स्थल है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कितने विरासत स्थल भारत में हैं, तो 43 हो गए। अभी पिछली बार जो था वो 42 थे, 43 स्थल हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछे जाएगा। फिर भारत के विषय में बात करें तो भारत में 43 स्थल हो चुके हैं, और हाल ही में एक स्थल और जोड़ा गया, कौन सा, तो सांस्कृतिक स्थल जोड़ा गया। याद रखिए, एक तो पहले यही बनता है कि सांस्कृतिक स्थल जोड़ा गया भारत का, तो कौन सा, तो मोइदम जो है वो सांस्कृतिक स्थल जोड़ा गया है। मोइदम, इसको मैदाम भी बोला जाता है, याद रखिए। मैदाम और मोइदम भी लिख के आ सकता है, मैदाम और मोइदम दोनों स्थल लिख के आ सकते हैं, कोई भी भाषा में लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये एक कैसा स्थल है, सांस्कृतिक स्थल शामिल किया है 2024 में। अब यहाँ पे 2024 में जो स्थल शामिल किया गया है, तो यहाँ पे जो पूर्व उत्तर भारत का जो पहला स्थल जो है सांस्कृतिक है। और अगर असम की ही बात करें, ये कहाँ का स्थल है, तो असम का है। और असम की ही बात करें तो असम में अभी तक अगर टोटल पूछ रहे हैं तो 3 स्थल हैं, असम के 3 स्थल हैं विश्व धरोहर सूची में। तो कौन से, एक तो मानस जो रिजर्व है वो शामिल है, और एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी शामिल है, और एक जो है मोइदम, ये सांस्कृतिक है। वो दोनों प्राकृतिक स्थल हैं। प्राकृतिक स्थल की बात करें तो 7 हैं, और एक जो है मिश्रित स्थल है, याद रखिएगा। मतलब मिश्रित स्थल है। तो भारत के विषय में इतना याद रखिएगा। अगर आपने भारत के विषय में अगर स्थलों के बारे में अगर वीडियो नहीं देखी है, कितनी संख्या, कौन कौन से स्थल हैं, तो मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पे जाके देखिए। वहाँ पे 43वां मोइदम थंबनेल पे लिखा होगा, तो उसी में मैंने सभी स्थल की बाकायदा लिस्ट दिखाई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं सिमटी के अगले सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जो है सोफिया में किया जाएगा। ये कहाँ है, बुल्गारिया में ही, याद रखिए। वर्ष 2025 में किया जाएगा। और इस बार जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण नई दिल्ली में हुआ है अपने बार। और भारत में पहली बार ये आयोजित हुआ है, जो इसकी जो विश्व धरोहर सम्मेलन हुआ था, विश्व धरोहर की जो बैठक हुई थी वो भारत में पहली बार हुई नई दिल्ली में, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। इसकी बैठक इस बार भारत में हुई है, और अगली बार कहाँ होगी, बुल्गारिया में होगी 2025 में, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बन जाता है, दोनों पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ समारोह में सप्ताह भर चलने वाला कौन सा विशेष अभियान शुरू किया, तो ये कौन सा शुरू किया, ये 29 जुलाई 2024 को शुरू किया है। कौन सा, तो लोक अदालत अभियान शुरू किया, याद रखिएगा। और इसी जो है इस अवसर पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज भी अनावरण किया गया, नया ध्वज। तो उसमें क्या है, तो उसमें जो है अशोक चक्र है, और जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका लोगो में है, और नीले कलर का जो है ध्वज है, याद रखिएगा। नीले कलर का ध्वज है, उसमें इतनी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि तो बस जो 75वीं वर्षगांठ थी उस पर जो है नया ध्वज का कलर कौन सा है, तो नीला है, और उसमें इतने प्रतीक हैं, याद रखिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो शॉर्ट में मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल
साक्षरता अभियान के तहत कितने ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर प्रमाणित किया गया? तो ये जो है 47.8 मिलियन, 47.8 मिलियन, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो ये जो है कब प्राप्त हुआ? 31 जुलाई 2024 को प्राप्त हुआ है। किसको? तो श्रीनगर को, याद रखिएगा, श्रीनगर को प्राप्त हुआ है। अगर बात करें श्रीनगर भारत का कौन सा शहर है जिसे विश्व शिल्प शहर का प्रतिष्ठित खिताब मिला है? मतलब यहाँ पे पूछा जो श्रीनगर है वो कौन से नंबर का जो है विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है? तो ये जो है चौथा है, याद रखिएगा, श्रीनगर जो है चौथे नंबर का है। इससे पहले जो है 3 और है, तो 3 कौन कौन से? तो जयपुर है, जयपुर को शिल्प शहर घोषित किया गया था, याद रखिए। ये कहाँ का है? तो राजस्थान का, याद रखिएगा। मालम्पुरम, तो ये जो है तमिलनाडु का है। मैसूर जो है कर्नाटक का है। ये 3 पहले से, और चौथा जो बन गया है वो श्रीनगर बन गया है। तो दोनों पॉइंट है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहाँ स्थित 3 प्राचीन स्मारकों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होने की घोषणा की? तो ये जो है बुरहानपुर किले में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस दावे पर आधारित था? तो ये जो है किस दावे पर आधारित था? तो ये जो है ये स्थल प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहां से 8 तमिल शिलालेखों की खोज की? तो ये जो थी कि ये थालीकेश्वर मंदिर तिरुपुर, ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है मंदिर, याद रखिए, तमिलनाडु में स्थित है। ये कितना पुराना है लगभग? तो ये जो है लगभग कितना पुराना है? तो 1100 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। यहाँ पे सन पूछा जा सकता है कि कितना पुराना मंदिर है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके अलावा यहाँ से खोजा गया एक अन्य शिलालेख किस भाषा में था? तो ये जो है किस भाषा में था? तो बेटालुटू। फिर आगे बात करते हैं बेटालुटू लेखन प्रणाली के साक्ष्य किन राज्यों में मिलते हैं? तो ये जो है तमिलनाडु में मिलते हैं और केरल में मिलते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा केंद्र जामनगर के संचालन हेतु 10 वर्षों की अवधि में भारत ने कितनी धनराशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई? तो ये जो है कितनी धनराशि? तो ये जो है कितनी धनराशि है? तो $85 मिलियन, याद रखिएगा। $85 मिलियन जो है बताइए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अनुसार वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कितना योगदान? तो जो भारत का जो है 25% है, याद रखिएगा, 25% जो है भारत का है। आगे बात करते हैं भारत का जो है स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है विश्व में दूध उत्पादन में, याद रखिएगा, भारत का जो है प्रथम स्थान है। आगे बात करते हैं पिछले 9 वर्षों से दूध उत्पादन कितनी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है? तो ये जो है कितनी वृद्धि दर से बढ़ रहा है? तो ये जो है 6% से बढ़ रहा है, 6% वृद्धि दर से बढ़ रहा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 459 ग्राम प्रतिदिन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के लिए क्या फैसला सुनाया? तो ये जो है क्या फैसला सुनाया? तो SC ST में सब कैटेगरी बनाने का फैसला सुनाया, याद रखिए, 1 अगस्त 2024 को सुनाया, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किस राज्य के मांड्या यादगिरी जिले में लिथियम के भंडार खोजे गए? तो ये जो है कर्नाटक में खोजे गए, कर्नाटक में, याद रखिएगा। और किसके द्वारा खोजे गए? तो परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निर्देशालय द्वारा खोजे गए, याद रखिएगा। शॉर्ट में इसको AMD बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। और हाल ही में आपने अभी चर्चा में सुना होगा लद्दाख में जो है 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ट्वीट करके बताया था, याद रखिएगा। अब जो टोटल हो जाएंगे वो लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। अगर आपने लद्दाख के बारे में वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे पहले से अपलोड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर बात करें इस सुरंग का नाम क्या होगा? तो इस सुरंग का जो नाम होगा सिंकुन ला सुरंग होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस सुरंग की
ऊंचाई कितनी होगी, तो 15,800 फीट होगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई लगभग होगी 4.1 किलोमीटर होगी, याद रखिएगा 4.1 किलोमीटर होगी लगभग इसकी लंबाई। आगे बात करते हैं ये किसको किसको जोड़ेगी, तो हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को जोड़ेगी, याद रखिएगा ये सुरंग जो बनाई जा रही है। आगे बात करते हैं किस देश के प्रधानमंत्री फार्म मिन चिन भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे, तो ये वियतनाम के आए थे, याद रखिएगा 30 जुलाई सर लेकर और 1 अगस्त के बीच इन्होंने यात्रा की थी। अगर आपने वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, अगर आपने स्पेशली वीडियो नहीं देखी है कितने समझौते होते हैं, क्या क्या समझौते किए गए, तो मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, आप चैनल पे हाल ही में अभी अपलोड की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 1200 मेगावाट की पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी, तो ये जो है सोनभद्र जिले में, याद रखिएगा सोनभद्र जिले में बनाई जाएगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने देश भर में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को मंजूरी दी, तो ये जो 21 बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। कब मंजूरी दी, तो 29 जुलाई 2024 को मंजूरी देते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये जो किसके साथ किया, ये जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। यहाँ पे समझौता किसके साथ होता है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कब किया है, तो 29 जुलाई 2024 के बीच किया है, याद रखिएगा। आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण ये है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किसको नियुक्त किया गया, तो ये जो प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया, प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया। ये आंध्र प्रदेश में आईएएस रही हैं, याद रखिएगा। अगर आपने इनके बारे में वीडियो और नियुक्तियों के बारे में हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुई चैनल पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हाल ही में जो 2 जुलाई से लेकर और जो अक्टूबर तक नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जो प्रीति सूदन जो यूपीएससी की अध्यक्ष बनाई गई, वो किसके स्थान पे बनी, तो मनोज सोनी के स्थान पे बनी है। इन्होंने अपने आप ही व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसलिए जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया, प्रीति सूदन को, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत में पशुधन सेक्टर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान देता है, तो ये जो 5.5%, याद रखिएगा 5.5%। फिर आगे बात करते हैं राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो किया गया गुरुग्राम, और गुरुग्राम में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया, तो ये जो है मनोहर लाल ने किया, केंद्रीय मंत्री ही, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित किसके साथ स्थापना की घोषणा की, तो ये जो है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो है इसके साथ घोषणा की, याद रखिएगा। ये राज्य के लिए किस रूप में काम करेगा, तो ये जो है एक नीति इनटेक के रूप में कार्य करेगा। और हाल ही में नीति आयोग की जो है अभी बैठक हुई थी, 9वीं 7वीं बैठक हुई थी। इसमें कितने राज्यों ने भाग लिया था, तो इसमें 20 राज्यों ने भाग लिया था। ये बैठक का जो नीति आयोग की जो बैठक हुई थी उसका मुख्य विषय था विकसित भारत @2047। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, तो उस पर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जितना भी यहाँ पे जो करंट का कंटेंट है उस पर मैंने स्पेशली हर टॉपिक की वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन चुने गए, तो ये कौन चुने गए, तो ये जो है माता प्रसाद पांडे चुने गए, याद रखिएगा। माता प्रसाद पांडे कितनी बार विधायक चुने गए, तो ये 7 बार चुने गए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो माता प्रसाद हैं वो 7 बार विधायक चुने गए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में चर्चा की। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप चैनल पे ज्वाइन करिए, उस पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।